تو ہر تخیل نصرت آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. خیل مارا ہے تو ہر تخیل سیما برا ہے تو ہر تخیل ہے مگر موجود ہر تخیل میں ہے مگر موجود بندی تیری پر نصرت کا رابطہ بار بار منقطع ہو رہا ہے. نصرت آپ کی آواز آنا پھر بند ہو گئی ہے. بندگی تیری فرض ہے ہم پر بندگی تیری ہم مظہر وجود نصرت بار بار ڈسکنٹینیو ہو جا رہی ہیں. ان کے یہاں نیٹ کی پرابلم ہے غالباً. نصرت آپ آخری شعر پڑھ کے ختم کر دیجیے. زہری عالم وجود و شہود مالک الہست و بود. شکریہ. بہت بہت شکریہ. سبحان اللہ، بڑی خوبصورت غزل پیش کی ہمارے کالج کی سابق طالبہ نصرت بانو نے. ہمیں برقی لہروں کے اوپر منحصر رہنا پڑ رہا ہے، اور یہ برقی لہریں اس کے بہت سے مثبت پہلو بھی ہیں کہ ہمارے درمیان ایسے عظیم لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے منفی پہلو بھی ہیں. تو نصرت صاحبہ بار بار ان کا رشتہ کلام منقطع ہو رہا تھا انٹرنیٹ کے مسائل کی وجہ سے. معزز سامعین و ناظرین، محترم جناب پروفیسر یوسف عامر صاحب، وائس چانسلر الازہر یونیورسٹی مصر، محترم جناب علی احمد فاطمی صاحب، سابق صدر شعبہ اردو یونیورسٹی آف الہ آباد، محترمہ تزین احسان اللہ صاحبہ، مینیجر حمیدیہ گرلز ڈگری کالج، محترمہ ڈاکٹر یوسفہ نفیس صاحبہ، پرنسپل حمیدیہ گرلز ڈگری کالج. ہمارے درمیان اس وقت موجود محترم جناب ڈاکٹر لیق رضوی صاحب، ایڈیٹر عالمی سہارا، اور تمام معزز حاضرین و ناظرین. میں ناسیہ عثمانی، شعبہ اردو حمیدیہ گرلز ڈگری کالج، اس ورچوئل پلیٹ فارم پہ
आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। बरतरस गर्दू मकामे आदम است बरतरस गर्दू मकामे आदम است असल तहजीब एहतराम आदम است। अब मैं अपने कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर यूसुफा नफीस साहबा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आज के मेहमानों का खैर मकदम करें। मोहतरमा डॉक्टर यूसुफा नफीस साहबा। मोहतरमा यूसुफा नफीस साहबा, आप हमको सुन पा रही हैं? हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी अब जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ आ हेलो, रही है। जी हेलो, आपकी जी जी हेलो, जी आ रही है आपकी आवाज। आज के मेहमान हमारी आवाज पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। शायद आपके अच्छा अच्छा। नेटवर्क में भी प्रॉब्लम है। आज के वीडियो खुसूसी मेहमान जी हम माजरत चाहेंगे नाजरीन, आज हर तरफ नेट की जरा प्रॉब्लम। आफिया को बुला लें। हेलो, अब आ रही है मेरी जी जी अब आ रही है, अब आ रही है। मेरी आ रही? हाँ ठीक है। आ रही है जी आ आज रही के है। खुसूसी में मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ आमिर साहब, जलसे सद्र मुअज़्ज़िज़ मेहमान फातमी अली अहमद फातमी साहब, हमारे कॉलेज की मैनेजर मोहतरमा तज़ीन सानुल। यूसुफा मैडम आप म्यूट हो गई हैं, अपने आप को अनम्यूट करें। यूसुफा मैडम आप अपने आप को अनम्यूट करें, आप म्यूट हो गई हैं। हेलो, अब आ रही है आवाज? जी 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 अब आई जी। आज के खुसूसी मेहमान, चलिए फिर से करते हैं। आज के खुसूसी मेहमान इज्जत माब मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ आमिर साहब, जलसा सद्र मुअज़्ज़िज़ अली अहमद फातमी साहब, हमारे कॉलेज की मैनेजर मोहतरमा तज़ीन एहसानुल्लाह साहिबा, लईक रिजवी साहब, एडिटर राष्ट्रीय आलमी सहारा, और यहाँ पर मौजूद सभी दानिश्वराने उर्दू और मुअज़्ज़िज़ मेहमान, हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज के शोबे उर्दू के बज़्म उर्दू और इंटरनेशनल यंग उर्दू स्कॉलर्स एसोसिएशन के बाहम इश्तिराक से चल रहे 7 रोजा प्रोग्राम नवाए उर्दू के वर्चुअल आलमी प्रोग्राम में आप सब लोगों का तहे दिल से हम हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज के कुनबे की जानिब से आप सबका इस्तकबाल करते हैं। आज यौम अकबर इलाहाबादी के मौके पर इलाहाबाद में ही यहाँ हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज, जो कि उर्दू और उर्दू तहजीब को बहुत दूर तक आलम की फिजाओं तक ले जाने की कोशिश कर रहा है, और ये कोशिश उसने 20वीं सदी के अवाइल में ही शुरू कर दी थी। और हमीदिया गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के बाद हमीदिया गर्ल्स इंटर कॉलेज और 1975 में हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज बन करके ये कॉलेज उर्दू और उर्दू तहजीब को बहुत आगे तक ले जाने का ख्वाहा है। और इसके लिए यहाँ पर जो लोग आज के इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं वो सबका, उन सभी का हम इस्तकबाल करते हैं। और खास तौर से आज के खुसूसी मेहमान जो कि बहुत दूर, जिनके लिए शायद हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे कॉलेज के किसी प्रोग्राम में इतनी दूर दरियाए नील से बरकी आवाजें आएंगी, ऐसा हम जल्दी सोच नहीं पा रहे हैं। और आपका तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं, हम आपके ममनून हैं कि आप इतने मसरूफ होने के बावजूद भी हमारे
यूसुफ मैडम आप फिर म्यूट हो गई हैं। मिस्र में मशरकी ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ के अलमबरदार हैं। आप इस वक्त जामे अजहर काहिरा के नायब रईसुल जामिया वाइस चांसलर हैं। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और अरबी जबान में आपको महारत हासिल है। दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और इदारों से आपने उर्दू और अरबी में असनाद हासिल की। 1975 से 1982 तक जामे अजहर काहिरा के तहत इदारे से ग्रेजुएशन तक की तालीम हासिल करने के बाद आप 1986 में जामे अजहर से उर्दू लैंग्वेज में आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली और फिर हिंदुस्तान आकर के 1992 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से आपने उर्दू लैंग्वेज में मास्टर की डिग्री ली। 1997 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से पीएचडी किया आपने और आपका मकाला था उर्दू और अरबी शायरी में मासरीन शोरा का किरदार और शायरी का पैमाना, जो कि उर्दू और अरबी के तकाबली मुताले के लिहाज से बहुत ही अहम है। आप 1988 से 2008 तक जामे अजहर में मुख्तलिफ तदरीसी ओहदों पर फायज रहे और 2017 से अब तक जामे अजहर के वाइस चांसलर हैं। आप मुख्तलिफ मजालिस इल्मिया के सरपरस्त हैं। उर्दू जबान के बहुत से रसायल और जरायद में आपका तस्करा एक बहुत ही मशहूर मारूफ उर्दू स्कॉलर और दानिश्वर के तौर पर किया जाता है। आपके मकाले बतौर निसाब जामिया अजहर और दीगर मुमालिक के तालीमी इदारों में पढ़ाए जाते हैं। खुसूसन उर्दू के मुतल्लिक दुनिया के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में आपके खिदमात की बिना पर आपको इनाम भी मिले। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उर्दू ज़बान में आपके तसनीफ़ात हैं, जिनमें कुछ मकालों की सूरत में है और कुछ मुकम्मल किताब की सूरत में। आपकी तसानीफ में तराजिम का बड़ा हिस्सा है। खास तौर पर आपने इस्लाम की रौ में और दहशतगर्दी के मुताल्लिक जो उर्दू मकाले लिखे हैं उनको बहुत सराहा गया है। उर्दू अदब की मशहूर तरीन कुतुब के इख्तिसाबात और उनका इल्मी जायजा भी आपके मकालात का हिस्सा है। कुरान करीम और दीनी किताबों के तर्जुमे के रहे हैं। आपकी कुछ खास तसनीफात हैं, इस्लाम, हकायक और इल्जामात, रसूलुल्लाह पर भी शायरी में अरबी तनकीद के उसूल, उर्दू शायरी में मासिर फर्द के मसाइल, उर्दू इस्तिलाहात का अरबी तर्जुमा, सर सैयद अहमद खां की फिक्री हमगीरी का तासुर हिंदो पाक में, हजरत मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह की अरबी तसनीफ का भी उर्दू में तर्जुमा किया। संस्कृत में लिखी गई किताब पंचतंत्र का आपने उर्दू और अरबी में तर्जुमा किया है और इस तरह से आप उर्दू अदब और इस्लाम की जो अक़दार हैं उनके लिए आप नुमाया काम कर रहे हैं। हम आपका शामिल हैं, हमारे बीच आप मौजूद हैं। ये हमारे लिए बेहद इफ्तिखार का मौका है और हम आपके लिए ममनून रहेंगे हमेशा कि इतनी दूर से इतनी जो दुनिया की बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है उससे जुड़े होने पर भी आप इतनी दूर से हमें इस्तेफादा कर पाएंगे और हमारे जो बच्चे हैं आपकी तकरीर से, आपके अफकार से फायदा उठा पाएंगे। आपका एक बार फिर हम इस्तकबाल करते हैं और एक बार फिर अल्लाह ताला के तमाम तर जो तोहफे हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये अगर हमें इंटरनेट की और नई टेक्निक की इतनी अगर हमें सहूलत ना मिली होती तो आज शायद हम आपसे बात करने में कामयाब ना हो पाते। तो एक बार फिर हमीदिया की तरफ से, बज़्म उर्दू की तरफ से, आयुसा के सभी मेंबरान की तरफ से आपका इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं असलम जमशेदपुरी साहब का भी, जो कि हमारे बीच आज आ नहीं सके हैं। उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपको हमसे जोड़ने का बहुत ही उन्होंने
मुश्किल काम अंजाम दिया है। आज के सदर जलसा प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब का हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं हमीदिया कॉलेज की जानिब से। आप हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज के लिए एक बिल्कुल घर की ही तरह हैं। आपने हमेशा इज्जत बख्शी है इस कॉलेज को अपने अफकार से, और इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी के साबिक सदर और तरक्की पसंद तहरीक के अलंबरदार आप अदब, फिक्शन, तनकीद, इन सब में आपका आलमी सतह पर बहुत ही नुमाया मुकाम है। सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा फराइज अंजाम किए। माफ कीजिएगा, शायद प्रिंसिपल साहबा के यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेट की। जी नावल यूसुफा साहबा से म्यूट हो गई हैं। आप हमेशा जुड़े रहे हैं, आपके हम शुक्रगुजार हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं तहे दिल से। इस मौके हमारे कॉलेज की मैनेजर साहबा सानुल्लाह साहिबा, मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है, अब आ रही है जी। अच्छा, अब पहुंच रही। अच्छा, तो अब आवाज आ रही है, इसलिए हम एक बार फिर प्रोफेसर का इस्तकबाल करते हैं और हमारे कॉलेज की जो इस इदारे की रहनुमाई में संग निशा की हैसियत रखती हैं, मैनेजर तज़ीन एहसानुल्लाह साहिबा का हम इस्तकबाल करते हैं और उनके लिए सिर्फ एक शेर ही कहना चाहेंगे कि निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जा पुरसोज, यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए। आपका इस महफिल में नवाए उर्दू की जानिब से, बज़्म उर्दू की जानिब से और हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज की तरफ से हम इस्तकबाल करते हैं और आज की इस महफिल में आपके ख्यालात से, आपके दुआइया से इंशाअल्लाह हमारे तालबात और मेहमान फायदा उठाएंगे। जो भी हमारे बीच आज मेहमान मौजूद हैं, लईक साहब जो कि एडिटर हैं, सहाफी हैं, और आज यौम अकबर इलाहाबादी पर एक सहाफी का मौजूद होना इस बात की दलील है कि आपने, अकबर साहब ने हमेशा सहाफत को भी बहुत, उन्होंने सहाफत पर असर डाला है। जो हमारे बीच तमाम प्रोफेसर्स, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर्स, तमाम दानिश्वरान उर्दू, सबका हम इस्तकबाल करते हैं और तहे दिल से इस प्रोग्राम की जो 7 दिन से चल रहा था नवाए उर्दू, उसके इख्तिताम पजीर होने पर हम सबकी जो यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने 7 दिनों से यहाँ पर मौजूद रह करके इसको कामयाब बनाया है, आज उनका फिर से वेलकम करते हैं और हम खैर मकदम करते हैं। इसके मुंतजमीन को, जो जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, वो हमारे कॉलेज के बज़्म उर्दू के मेंबर और आयुसा के मेंबर, उनके लिए सिर्फ हम एक शेर ही इकबाल का कहेंगे कि तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझ कर जिंदगी करने की खू कर ले। तो परेशानियां तो आती ही हैं किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, लेकिन उन सभी को आपने
بہت ہی خوبی سے ان کا سامنا کیا اور آج اس منزل پر ہم پہنچے ہیں. اپنے مہمانوں کا ہم پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں اور حمیدیہ گرلز ڈگری کالج کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنا قیمتی وقت بیش قیمتی وقت دے کر کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ناسیہ صاحبہ. اب آپ آگے بڑھائیے. بہت بہت شکریہ محترمہ پرنسپل صاحبہ. ناظرین و حاضرین، آپ سن رہے تھے ہمارے پرنسپل صاحبہ کا خیر مقدم، جن کا پیغام ہے اپنے خاموش سمندر میں بھنور پیدا کر، سیپیاں خالی نہ رہ جائیں، گوہر پیدا کر، اور ہمارے لیے مشعل راہ بن کر ہر ہر قدم پر ہمارا ساتھ دیتی ہیں. معزز حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کالج کے شعبہ اردو میں بزم ادب ہر سال 7 روزہ پروگرام نوائے اردو کا انعقاد کرتی ہے، اور اس سلسلے کا آغاز یوم اقبال سے ہوتا ہے. اس سال ہم نے بین الاقوامی نوجوان اردو اسکالرس ایسوسی ایشن کے اشتراک سے اس پروگرام کو آرگنائز کیا اور اس کو بین الاقوامی سطح دی. پروگرام کے افتتاحی دن محترم جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے 10 نومبر کو اقبال پر اپنے خطبے سے پروگرام کا افتتاح کیا. 11 نومبر کو ہم نے یوم تعلیم کا انعقاد کیا. اس میں معروف ناقد و محقق پروفیسر عبدالحق صاحب نے ابوالکلام آزاد کے تعلیمی نظریات پر اپنے خطبے سے ہمیں سرفراز فرمایا. 12 تاریخ کو ہمارے ساتھ جرمنی سے وابستہ ہوئے محترم جناب عارف نقوی صاحب، اور انہوں نے اردو زبان کے عالمی منظرنامے پر گفتگو کی. 13 کو ہمارے ساتھ تھے ڈنمارک سے محترمہ صدف رضا صاحبہ اور غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رضا حیدر صاحب، اور ہمارے ہر دل عزیز استاد محترم جناب پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب، اور غالب کے حوالے سے گفتگو ہوئی. 14 کو موریشس یونیورسٹی کے پروفیسر صابر گودر صاحب نے اپنے قیمتی خطبے سے ہمیں موریشس میں ہو رہے اردو کی جو سرگرمیاں ہیں ان سے ہم کو سرفراز کیا، آگاہ کرایا. اور 15 کو یعنی کل ہمارے ساتھ 14 کو ہی لیق رضوی صاحب نے اردو صحافت کے سلسلے میں گفتگو کی، اور 15 کو یعنی کل NCPUL قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ڈائریکٹر محترم جناب لیق احمد صاحب نے ہندوستان میں اردو کی صورتحال پر تفصیل سے گفتگو کی. اور آج 7ویں دن نوائے اردو کے اختتامی جلسے میں آپ کے سامنے ہمارے معزز مہمان اپنے قیمتی الفاظ کے ساتھ حاضر ہیں. اب بلا تاخیر اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے کالج کی سربراہ اور سرپرست محترمہ تزین احسان اللہ صاحبہ، مینیجر حمیدیہ گرلز ڈگری کالج سے، جن کا پیغام ہے اے برق نیا روز بنائیں گے نشیمن، محترمہ مینیجر صاحب. آج کے مہمان خصوصی پروفیسر یوسف عامر صاحب، وائس چانسلر الازہر یونیورسٹی، پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب، پرنسپل یوسفہ نفیس، تمام سامعین، معزز سامعین جو اس کو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ناسیہ عثمانی اور تمام طالبات جو اس کو پروگرام کو مجھ سے فائدہ حاصل کر رہی ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ایک ہفتہ پورا آپ نے بہت ہی کوششوں سے، محنت سے اس پروگرام کو آگے بڑھایا اور منعقد کیا، اور بہت کامیابی سے پورا ہفتہ آپ نے اس کا پروگرام کا اختتام آج کر رہے ہیں. سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک معزز مہمان قاہرہ سے اس وقت مخاطب ہیں. یہ تو ایک بہت ہی بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے ورچوئل پروگرام میں ایسا ممکن ہو سکا ہے، نہیں تو یہ ناممکن تھا. اسی طرح پورے ہفتے دانشوران اپنا اس سے، اپنے مشوروں سے، اپنی تقاریر سے سب کو استفادہ حاصل کرنے کے موقع دے سکے. یہ بہت خوشی کی بات ہے. اور میں اس کالج کی بزم اردو کی سربراہ ناسیہ عثمانی کو، زرینہ کو، پروفیسر پرنسپل یوسفہ نفیس کو،
اور سب اراکین کو جنہوں نے اس میں حصہ لیا مبارکباد دیتی ہوں، اپنی نیک خواہشات دیتی ہوں. اور آپ کے آج کے مہمان جناب صدر علی احمد فاطمی صاحب کا مینجمنٹ کی طرف سے استقبال کرتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں کہ آپ لوگ آئے اور اپنا قیمتی وقت دیا. اور آج آپ کے خیالات سے ہم سب کو فیض حاصل ہوگا. سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ قاہرہ سے یوسف عامر صاحب اس میں شریک ہو رہے ہیں. میں ایک بار آپ سب کو بہت بہت شکریہ کہتی ہوں، اپنی نیک تمنائیں اور نیک خواہشات آپ کو پیش کرتی ہوں. اور اب ہمارا یہ جریدہ تیار ہے. میں اب اسکرین شیئر کر کے اس کی رونمائی کرنا چاہوں گی. تھوڑا سا توقف کریں. ہمارا یہ جریدہ تیار ہے. روشنی بن کے فضاؤں میں بکھر جاؤں گا، نقش نو ہوں تو نیا کام بھی کر جاؤں گا. معزز حاضرین، یہ ہے ہمارا نیا شمارہ اس سال کا، جس کے ایڈوائزرز میں شمس الرحمان فاروقی صاحب اور پروفیسر عبدالحق صاحب جیسے لوگ شامل ہیں. اس کی آج ہم رونمائی کرتے ہیں. اس کی پی ڈی ایف کاپی آپ کے سامنے ہے. اس کی ہارڈ کاپی بھی آ گئی ہے جو بہت جلدی بذریعہ ڈاک آپ لوگ تک پہنچ جائے گی. یہ ہمارے مجلس مشاورت ہے جس میں نیو یارک سے ڈاکٹر مامون احمد، ماریشس جرمنی سے ڈاکٹر عارف نقوی صاحب، معاف کیجیے گا اسے ماریشس لکھ گیا ہے، اور آصف علی صاحب بھی شامل ہیں. یہ شمارہ غالب کا خصوصی شمارہ ہے. اس پہ تمام مضامین غالب پہ ہیں اور سارے مضامین کے موضوعات الگ الگ ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا ہماری فہرست میں کہ بالکل الگ الگ نوعیت کے ہیں. ابھی آپ کو یہ شیئر کر دیا جائے گا. یا رب تو نقش نو کو بنا ایسا ایک چراغ، یا رب تو نقش نو کو بنا ایسا ایک چراغ، علم و ادب کا جس سے زمانے میں ہو فراغ. یہ ہمارا نقش نو ہے، ہارڈ کاپی اس کی، اور یہ ابھی ہم نے آپ کو پی ڈی ایف کاپی آپ کی نظر کی. یہ ہارڈ کاپی ہے جو بذریعہ ڈاک آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ. ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ ہمارا نقش نو کا 19-20 کا شمارہ ہے اور اس سال کا شمارہ زیر ترتیب ہے جو کہ انشاءاللہ مارچ 2021 میں منظر عام پر آئے گا. اس بار لاک ڈاؤن اور دوسرے مسائل کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی ہے، اور تھوڑی نہیں کافی تاخیر ہوئی ہے، 6 مہینے سے زیادہ کی تاخیر ہوئی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج یوم اکبر الہ آبادی ہے. بالکل شروع میں ہی ہمارے پرنسپل صاحبہ نے فرمایا تھا، اور اکبر الہ آبادی کا ہم سے رشتہ صرف ایک شاعر کا نہیں ہے، الہ آبادی ہونے کا بھی رشتہ ہے. تو اکبر الہ آبادی کو اگر ہم نہ یاد کریں تو شاید اکبر الہ آبادی کے ساتھ ہی ناانصافی نہیں ہوگی، الہ آباد کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی. وہ اکبر جو کہتے ہیں زندگی اور قیامت سے ریلیشن سمجھو، اس کو کالج اور اسے کانوکیشن سمجھو. تو جن کا علم کے اوپر بھی جن کی نظر تھی، جن کی معاشرے پہ بھی نظر تھی، جن کے سماج کے بہت سارے مسائل پر نظر تھی،
हमारे लिए ये खुशकिस्मती का मौका है कि आज हमारे बीच इलाहाबाद के बहुत बड़े दानिश्वर मोहतरम जनाब प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अकबर इलाहाबादी के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की। हम बहुत ममनून हैं कि आप हमारे साथ शरीक हुए। अब मेरी आपसे बहुत दबाना इल्तिमास है कि आप अपने ज़ीवकार खुतबे से हमारे सामीन और नाजरीन को सरफराज करवाएं। मोहतरम जनाब फातमी साहब। बहुत शुक्रिया नासिया उस्मानी और बेगम एहसानुल्लाह साहिबा और डॉक्टर यूसुफा नफीस, नासिया उस्मानी और हमारे अजीज दोस्त डॉक्टर यूसुफ आमिर साहब, जिनसे हम दिल्ली में और यहाँ वहाँ मिलते रहे हैं। हमारे अजीज शागिर्द लईक रिजवी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, हमारे बड़े अजीज शागिर्द हैं। तो मैं आपके सामने चंद मारूज़ात, आपके इल्म में होगा कि ये खुतबा मुमताज़ अदीब व नाक़िद प्रोफेसर शम्स रहमान फारूकी को पेश करना था, लेकिन अचानक उनकी अलालत की वजह से ये खिदमत मुझे अंजाम देनी पड़ी है। हालांकि कहाँ फारूकी और कहाँ फातिमी से निस्बत खाक राबा आलम पाक, लेकिन नासिया मेरी शागिर्द हैं, उस कॉलेज से मेरा अपना एक ताल्लुक़ है क़ल्बी, मैं इनकार न कर सका। तो मैं जस्ता जस्ता कुछ बिखरी हुई बातें, और मुझे बहुत खुशी है कि आज उनकी पैदाइश के दिन इलाहाबाद में अकबर इलाहाबादी को याद किया जा रहा है। और ये मेरा शिकवा बड़ा पुराना है कि इलाहाबाद में बहुत अच्छा काम अभी तक अकबर पर नहीं हुआ है। एक पुरानी किताब तालिब इलाहाबादी की ज़रूर है, लेकिन वो इस कदर पुरानी है और तहकीकी नौयत की है, ज़रूरत इस बात की है कि अकबर को तफ़कीर और तनकीद की शान पर उतारा जाए और एक नए अकबर, इसलिए कि अकबर जैसे शायर या मीर और गालिब और इकबाल जैसे शायरों को हर आदमी हर अहद में याद करने की इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने अहद में इन अजीम शायरों को की तलाश नौ करते हैं, उन्हें रीडिस्कवर करते हैं और अपने अहद से जोड़कर उसको एक नई पहचान कराते हैं। अकबर 1846 में पैदा हुए और 1921 में उनका इंतकाल हुआ, यानी एक तरह से उन्होंने 75 साल की उम्र पाई। इस 75 साल में अगर 50-55 साल उनकी शायरी से मुतालिक हैं, तो उसको हमारे क़ुदमा ने, हमारे नक़ाद ने कहीं 4 हिस्सों में तकसीम किया, कहीं 3 हिस्सों में तकसीम किया, दौर वाइज या कलाम वाइज। ठीक है, उनकी अपनी तकसीम अपने हिसाब से दुरुस्ती ही रही होगी, लेकिन मैं अकबर को आज सिर्फ 2 हिस्सों में बात करूंगा। एक वो अकबर जो इलाहाबाद के सूफी घराने और सूफी शहर में पैदा होता है और सूफियाना गजलिया शायरी से अपने तख्लीकी सफर का आगाज करता है, और दूसरा वो अकबर फिर हाली और शिबली और आज़ाद के जरिए चलाई गई नज्म की तहरीक से जुड़ता है और नज्म की तरफ जाता है और तंज़ मिज़ाह के मैदान में कारहाय नुमाया अंजाम देता है। तो सिर्फ 2 पॉइंट पर। पहला पॉइंट मैं इसलिए जरूरी समझता हूं क्योंकि इस पॉइंट पर जरा कम गुफ्तगू हुई है अकबर के ताल्लुक से। खासतौर पर अकबर 16 नवंबर 1846 में इलाहाबाद की ही एक तहसील बारा में पैदा हुए। उनके वालिद के बारे में तालिब इलाहाबादी ने क्या अच्छी बात लिखी है कि अकबर के वालिद सैयद तफज्जुल हुसैन की काबिलियत का यह आलम था कि अरबी और फारसी की इंतहाई किताबों का दर्स शायकीन इल्म व अदब को दिया करते थे। सीरत ऐसी पाकीज़ा थी कि खालिस दरवेश सिफत थे, इबादत और रियाजत, ज़ुहद इत्तिक़ा से नहायत दिलचस्पी थी, इरफान और तसव्वुफ में डूबे हुए थे। अकबर की इब्तिदाई तालीम भी इसी सरचश्मे कमाल की मरहून मिन्नत थी, लिहाजा उनके अशार में तसव्वुफ इरफान की झलक हमेशा रही। और यानी आखिरी दौरे शाम यानी आखिरी अय्याम में तो अकबर पूरे तौर पर आरिफ और सूफी हो गए।
अकबर की शायरी का ये जो मारफत का, तसव्वुफ का ये पहलू है, वो बिल्कुल छुपा हुआ है। हम उनके तंज़ो मिज़ाह में, उनके नज़्म में, उनके हर्फ लफ्ज़ की चाशनी में ऐसा डूब जाते हैं कि जो आरिफाना शायरी है, अच्छा क्यों ना हो, एक तो घर का माहौल, जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, दूसरा शहर का माहौल। इलाहाबाद शहर संगम की वजह से, सूफी संतों की वजह से, दायरों और खानकाहों की वजह से दूर दूर तक अपनी एक मखसूस सूफियाना और आरिफाना पहचान रखता था कि नासिर जैसा लखनऊ का शायर बार बार इलाहाबाद आता और दायरे शाह अजमल में वो कयाम करता। उसका ये शेर तो ज़बां ज़दे खासो आम हुआ कि हिर फिर के दायरे ही में रखता हूं मैं कदम, आई कहां से गर्दिशे प्रकार पाऊं में। लेकिन एक और शेर है जो जरा कम मशहूर हुआ और कम पढ़ा गया, लेकिन वो भी इलाहाबाद के ताल्लुक से और उसके सूफियाना ताल्लुक से। दायरे हैं नुकूश हल्क़े जुल्फ, क्या पहला मिसरा देखिए कितना खूबसूरत है कि दायरे हैं नुकूश हल्क़े जुल्फ, दिल का मामूरा है इलाहाबाद। अब देखिए इलाहाबाद का ये जो पूरा, और उस वक्त जमाने में जो अकबर के जो सीनियर थे या अकबर के जो हमअस्र थे, वो सब के सब तकरीबन इसी रंग में डूबे हुए थे, सूफियाना रंग में। अकबर के उस्ताद वहीदुल असर वहीद इलाहाबादी और उनके हमअस्र हैरत इलाहाबादी के उन दोनों बड़े चर्चे थे। वहीद इलाहाबादी के सिलसिले आतिश से मिलते हैं, ये नासिक का शेर मैंने सुना है, लेकिन वहीद का जो सिलसिला तलम्मुस है वो आतिश से मिलता है, और आतिश की सूफियाना शायरी तारीख अदब में ढकी छुपी नहीं है। अब वहीद के ये दो शेर देखिए जरा कितने मशहूर हुए। मैंने जब वादिये गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक याद वतन आई थी समझाने। अब देखिए आजकल महजरी शायरी के बड़े चर्चे हैं, जो हिजरत, जो अमेरिका में लोग रह रहे हैं, जो कनाडा में रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं, उन्होंने हिजरत ज़दगी पर जो शेर कहे हैं उसका पूरा एक टर्म ही बन गया महजरी शायरी। लेकिन इस शेर को पढ़िए तो लगता है ये आज का शेर है। मैंने जब वादिये गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक याद वतन आई थी समझाने को। और एक शेर और सुनिए कि ऐ दिल तुझे रोना है तो जी खोल के रो ले, ऐ दिल तुझे रोना है तो जी खोल के रो ले, दुनिया से बढ़कर कोई ना वीराना मिलेगा। अब दुनिया को वीराना माना, हम उसकी जगमगाहट में, हम उसके शोरगुल में और उसके लहूलाब में डूब जाते हैं, लेकिन हमारा शायर कह रहा है कि दुनिया से बढ़कर कोई ना वीराना मिलेगा। जैसा कि अर्ज किया कि वहीद आतिश के शागिर्द थे, कड़े मानिकपुर के रहने वाले थे। 1892 में एक आग के हादसे में वहीद का कोठरी में बंद आग लग गई और उसमें मर गए। और ये वाकया बताता चलूं तो कोई हर्ज नहीं है कि वो कोठरी में गए इसलिए कि वो अपना दीवान बचाना चाहते थे। किसी तरह से संदूक से अपना दीवान तो निकाल लिया और उसे कलेजे से लगा के बैठ गए। खुद तो जल गए मगर किसी तरह से दीवान उनका बच गया। और फिर वो कैसे कहां कहां पहुंचा, किस किस तरह से पहुंचा, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। हैरत भी रानी मंडी में रहते थे और दारा शाह मोहम्मदी से जुड़े हुए थे। उनका ये शेर तो एक मुहावरे के तौर पर मशहूर हुआ कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, कल की खबर नहीं। लोग बहुत हैरत करते हैं कि ये हैरत का शेर है, और आईने हैरत उनका अब दीवान भी मिल जाता है, इंतखाबे हैरत भी मिलता है जो यूपी उर्दू अकेडमी ने छापा। तो वाहिद के इंतकाल से अकबर के ऊपर बहुत असर पड़ा, क्योंकि वो उनकी उस्तादी पर बहुत फख्र करते थे। और एक शेर अकबर का ये भी मिलता है कि उस्तादी वहीद में जिसको कलाम हो, तैयार उससे बहस को अकबर है आजकल। अकबर बहस करने को तैयार हैं। गरज के घर का माहौल, वालिद की तरबियत, शहर का माहौल, वहीद की शागिर्दी और शहर इलाहाबाद का दायरवी और खानकाही माहौल ने अकबर को अव्वलन गजल की शायरी की तरफ मोड़ दिया। हम उनकी शायरी पर, गजल या शायरी पर जरा कम गुफ्तगू करते हैं, लिहाजा मैं चाह रहा हूं कि आज उनकी गजलों पर बात की जाए और आखिर में मैं
कुछ नज़मों की तरफ भी कुछ इशारे करूंगा। महज 21 साल की उम्र में पहली बार जब अकबर इलाहाबादी ने किसी मुशायरे में शिरकत की तो उनका ये मतला गैर मामूली तौर पर मशहूर हुआ। समझे वही उसको जो है दीवाना किसी का, अकबर ये गजल है मेरी अफसाना किसी का। ये मतला है और किताबों में जिक्र मिलता है कि ये 33 शेर की गजल, जिसमें सूफियाना मिजाज भरा हुआ है, जिसमें कदामत है, क्लासिकियत है, लेकिन अकबर कदामत पसंद नहीं थे और वो हो भी नहीं सकते थे कि अकबर ने जिस दौर में आंखें खोली और घर की तालीम के अलावा जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी तालीम हासिल की, वो उन्हें कदामत पसंद या परस रख ही नहीं सकता था। लेकिन वो ये चाहते थे कि अपनी तमाम तब्दीलियों के बावजूद इंसान जिंदगी का मुकम्मल इरफान हासिल करे। वो महदूद फिक्र और महदूद हस्ती के खिलाफ थे। उनका ये शेर देखिए कितने इत्मीनान और आहंग के साथ पढ़ा जाता है, क्या अच्छा शेर कहा है। जरा कम लोग यकीन करेंगे कि ये अकबर का शेर है। जहां हस्ती हुई महदूद लाखों पेज पड़ते हैं, जहां हस्ती हुई महदूद लाखों पेज पड़ते हैं, अकीदे अक्ल उन्सुर सब के सब आपस में लड़ते हैं। आप सोचिए कि जरा देखिए, जहां ये एक सूफी शायर ही कह सकता था, जो रोशन ख्याल शायर होता है, जो इंसान दोस्त शायर होता है, जो तरक्की पसंद शायर होता है। और तरक्की पसंदी सिर्फ सोशलिज्म में नहीं है, सबसे पहले तरक्की पसंदी तो सूफीज्म में है और ह्यूमनिज्म में है, जहां से अकबर अपनी शायरी का आगाज कर रहे हैं। वो रूहानी इसीलिए वजह, मगर इतनी तमाम रोशन ख्याली के बावजूद अकबर मादा परस्ती के खिलाफ रूहानियत को पसंद करते थे और यही बात अल्लामा इकबाल को भी पसंद आती थी अकबर की, जिसका वो बड़ा एहतराम करते थे। वो मगरिब की अंधी तखलीक के खिलाफ थे और मशरिक की अच्छी चीजों को, अच्छी कदरों को लेकर चलना चाहते थे। इसलिए जब सर सैयद ने जदीद तालीम और मगरिबी तालीम की तहरीकात शुरू की तो शुरू में सर सैयद की मुखालफत की कि तरक्कियां खोखली ना हो, बामानी हो, बाअसर हो, बामकसद हो। उनका ख्याल था कि मशरिक की तमाम बातों को हर्फ गलत की तरह आप मिटा नहीं सकते। मगरिब की कोई अच्छी बातों को ले लेने में कोई हर्ज नहीं है। अकबर बिल्कुल, खुद उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी, उनके बेटे ने भी अंग्रेजी पढ़ी। बहरहाल वो इसीलिए सर सैयद की मुखालफत भी करते रहे। बाद में जरा और उसने जोर पकड़ा, लेकिन शुरू में वो गजल के अशार ही कहते रहे, जिसमें जाहिर व बातिन, कदीम व जदीद और फना व बका के ऐसे ऐसे अशार मिलते हैं। चंद शेर देखिए कि कहाँ अब वो लुत्फ बाहिमी है, मोहब्बतों में बहुत कमी है, चली है कैसी हवा इलाही कि हर तबीयत में बरहमी। अब गजल का देखिए पूरा सजा हुआ अंदाज। एक बर्ग गुल कहेगा कि हम कुल के जुज़्व हैं, तुम खुद को क्या कहोगे किस कुल के जुज़्व हैं। हवा से जाहिरी के दाम से बचना हुआ मुश्किल, कुजा महूम हो रहे और कहां परियों का नजारा। कोई वाइज नहीं फितरत से बलागत में सिवा, मगर इंसान में कुछ फहम इशारात तो हो, वगैरह वगैरह। बहुत सारे अशार हैं जो अकबर को गजल का एक सूफियाना शायर, लेकिन ये वो तसव्वुफ तर्क दुनिया वाला नहीं है। अकबर तर्क दुनिया पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते थे, जैसे बाद में इकबाल ने भी तर्क दुनिया की मजम्मत ही की। लेकिन अकबर वो ये चाहते थे कि जो हमारे तसव्वुफ में, हमारी मशरिकियत में जो एक वज़ादारी है, रवादारी है, मिलनसारी है, और उसमें जो हमाओस्त का एक तसव्वुर है, सबको लेके चलना, सबसे प्यार करना, ये जरा कम हो जाएगा अगर मादा परस्ती और मगरिब परस्ती रुसदा ज्यादा हो। इसीलिए अकबर पर कभी कभी इल्जामात भी लगते कि आप तो ये कह रहे हैं, आप तो वो कह रहे हैं, जिसका जवाब अकबर इस तरह दिया करते थे, कायदों में हुस्न मानी कम करो, शेर मैं कहता हूं हिज्जे तुम करो। अब ये दायरे की देखिए धीरे 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 गजल में ये सब सारी चीजें और
वो जो एहतराम आदमियत जिसको गालिब बहुत मानते थे, एहतराम आदमियत, और ये कहते थे कि सारी दुनिया का जो इर्तिका है, ये जो रौनकें हैं, जगमगाहटें हैं, ये हजरत इंसान के दम में है। जो बाद में जिसको इकबाल ने भी कहा कि तु शब आफरीदी चराग आफरीदम, ऐ खुदा तूने तो रात बनाई, हमने चराग बनाया, तूने मिट्टी बनाई, हमने बर्तन बनाए। गालिब भी कह रहे हैं कि आतश अफरोजी यक शोले ईमान तुझसे, ए खुदा तेरी जात से तो सिर्फ ईमान का एक शोला रोशन है, बाकी रौनक अफरोजी सद शहरे चरागा मुझसे, यानी सारी कायनात में जो रौनकें हैं वो हमारे दम से हैं, यानी हजरत इंसान के दम से। तो उसी सिलसिले की कड़ी अकबर भी है कि वो कहते हैं कि मुकाबिल तेरे पेट सब हेच है, मुकाबिल तेरे पेट सब हेच है, मगर तू ही खुद पेच दर पेच है। ऐ इंसान, तो खुद अपने पेच में उलझा हुआ है, लेकिन अगर जरा, और वो जो शेर भी मैंने पढ़ा, फिर पढ़ दे रहा हूं कि जहां हस्ती हुई महदूद लाखों पेज पड़ती हैं, अकीदे अक्ल उनसुर सब के सब आपस में लड़ते हैं। और ऐसा पूरा कुलियात, उनकी जो गजलियात का कुलियात है, दीवान है, आप उसे पढ़ें। हादसे अपने तरीके से गुजरते ही रहे, क्यों हुआ ऐसा ये हम तहकीक करते ही रहे, हादसे अपने आप होते रहे, हम तहकीक में लगे रहे। अरसाए हस्ती बजुज इमरोज फर्दा कुछ न था, अगर मौज नफ्से, अगर मैं अशार पढ़ के बहुत ज्यादा वक्त नहीं आपका जाया करना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि शेर अकबर में कोई कश्फ करामात नहीं, दिल पे गुजरी न हो जो ऐसी कोई बात नहीं। अब देखिए, 3 छोटे छोटे शेर हम और पढ़ रहे हैं, इससे अकबर का जो सूफियाना मिजाज है या इंसान दोस्ती का मिजाज है, पूछे कोई अगर तासुब क्या, कह दो अकबर के लफ्ज बेमानी। तासुब को बेमानी कह रहे हैं, हमने बाद में सेकुलरिज्म वगैरह सब चीजें इजाद की, लेकिन अकबर कह रहे हैं पूछे अगर कोई अगर तासुब क्या, कह दो अकबर के लफ्ज बेमानी, पूछे कोई अगर शरीयत क्या, कह दो अकबर के लफ्ज बामानी, पूछे कोई अगर तसव्वुफ क्या, कह दो अकबर की मानिए बेलफ्ज। अब देखिए क्या शेर कहें, मानिए बेलफ्ज। एक जगह खुद तसव्वुफ के बारे में कहते हैं कि किसी से पूछता मैं क्यों, तसव्वुफ किसको कहते हैं, खुद अपने दिल में देखा और समझा इसको कहते हैं। तो इस तरह से गजलिया शायरी जो उनकी बड़ी पावरफुल शायरी है, उस पर जरा ध्यान हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नाकिदों ने कम दिया। मेरा तो ख्याल है कि उनके गजलियात का दीवान एकदम अलग आना चाहिए और एक मुकम्मल किताब उनकी गजलिया शायरी और उसके जो औसाफ और महासिन हैं। फिर आप कह सकते हैं कि जब अच्छी खासी आप गजलिया शायरी कर रहे थे तो फिर आप नज्म की तरफ और बिलखुसूस तंज़ व मिज़ाह की तरफ कैसे आए, क्यों क्या आए, ये एक अहम सवाल है। लेकिन जैसा कि होता है कि जब भी समाज में कोई बड़ा हादसा होता है, बड़ा इनकलाब बरपा होता है, खून खराबा होता है, तो शायर जो एक तरह से समाज का ज़मीर होता है, उसका खमीर होता है, उसका ज़हन होता है, उसके यहाँ भी एक क़ल्ब माहियत होती है। फिर कुछ ये भी था कि गदर के हालात व हादसात के गैर मामूली असरात के तहत अकबर से जरा कबल चंद शायरों और दानिशवारों ने बदलते हुए हालात का जायजा लिया और उर्दू शायरी को उर्दू गजल से नजरें चुराकर उर्दू नज्म की तरफ मोड़ दिया। हाली, आजाद और आगे पीछे थोड़ा शिबली भी और अंजुमन पंजाब ने उर्दू नज्म को बड़ा फरोग दिया। हाली ने मुकदमा लिखा, शिबली ने मुआजना और आजाद ने बाज मज़ामीन लिखकर गजल को पसमंजर में डाला और नज्म को वो पेश मंजर में ले आए। देखिए बड़ा मुश्किल होता है एक ऐसी शायरी, गजलिया शायरी, जज्बाती शायरी, इश्किया शायरी जिसकी हुक्मरानी रही हो दहाइयों से, अमीर खुसरो से लेकर वली दक्कनी से लेकर गालिब और मोमिन तक,
जिसकी हुक्मरानी रहो। और मुद्दतों जहां अदब का मतलब शायरी और शायरी का मतलब गजलिया शायरी और गजलिया शायरी का मतलब हुस्नी इश्क शायरी ही समझा जाता रहा हो, वहां इनहिराफ करना, बगावत करना और गजल को पसमंजर में ले जाकर कि अब वो फिर गजल पे इल्जामात भी लगने लगे कि बेवक्त की रागनी है और गैर सुरूली बांसुरी है और वो गजल अब का दामन तंग है और गजल ये है और गजल वो है। कहीं कलीमुद्दीन कह रहे हैं, कहीं अजमतुल्लाह कह रहे हैं, कहीं खुद आली कह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हाली कोई गजल के मुखालिफ थे, हाली ने गजलें कही और खूब कहीं और बड़े अच्छे अच्छे शेर निकाले, मगर वो ये भी कहते हैं कि हाय जुस्तजू की खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नजर कहाँ। ये देखिए नजर कहाँ ठहरती है। ये खूब से खूबतर की जो तलाश है वो इंसान को नजरें बदल दिया करती है, जहन बदल दिया करती है, ज़मीर को बदल दिया जाती है। यही वजह है कि गजलें कहने वाला हाली मुसद्दस से मदरुज इस्लाम जैसी तवील लफ्ज़ कह रहा है। चुप की दाद, बेवा की मनाजात, हुब्बे वतन वगैरह ने तो तख्ता ही उलट दिया। और पहली बार उर्दू शायरी में महबूब के बजाय माँ बहन बेटियों को मुखातिब किया गया। हाली का वो शेर याद होगा, ऐ माओ बहनों बेटियों दुनिया की इज्जत तुमसे। आप सोचिए कि जहां उर्दू शायरी महबूब के जुल्फ रुखसार, आरिज़ो रुखसार, हुस्न जमाल और हिजर विसाल में ही डूबी हो और पूरी रोशनाई, पूरी कुव्वत उसके जमाल को पेश करने में लगा दी गई हो। अब ये अलग बात है कि कहीं कहीं जमाल जो है वो जमाले हकीकी से भी जाके जुड़ जाता है, लेकिन जमाले जमीनी या जमाले मसनूई पर हमने कितनी, पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट है ये। दाग स्कूल की पूरी शायरी आप देख लें, लखनऊ स्कूल ऑफ पोएट्री का पूरा आप देख लें, इसी पे टिका हुआ है। वो हमारा बड़ा अजीज सरमाया है, हम उसकी कद्र कीमत से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके अंदर अगर जज्बा इश्क नहीं है, जो इश्क नहीं कर सकता वो फिर अपनी अकल का सही इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। आप अपने बच्चों से फिराक ने क्या लिखा है कि दो जिस्मों का मिलन सिर्फ जिस्मानी मिलन नहीं होता, बल्कि दो रूहों का, दो तहजीबों का मिलन होता है। उनकी किताब उर्दू की शायरी में बड़े अच्छे इंटरप्रेशन हैं। तो जब आप अपने घर में अपनी बीवी से, अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं कर सकते, तो वतन से क्या खास करेंगे मोहब्बत, माशरे और समाज से क्या खास मोहब्बत करेंगे। तो माओ बहनों बेटियों को लाके खड़ा कर दिया हाली ने और ये कहा कि दुनिया की इज्जत तुमसे है। अब हाली, आजाद और थोड़ा और आगे चल के शिबली ने जो इनकलाबात पैदा किए, उसने उर्दू शायरी की तो धारा ही मोड़ दी। वो शायर आप सोचिए जरा कि नजीर अकबराबादी, जिससे कभी हाली मिले ही नहीं, लेकिन लाशऊरी तौर पर उसका असर कबूल कर रहे हैं। मजू साहब ने बड़ी अच्छी बात एक जगह लिखी कि अगर नजीर ने बरसात की बहारें न लिखी होती तो हाली हुब्बे बरखा रुत जैसी नज्म भी नहीं कह सकते थे, या और चुप की दाद जैसी नज्म न कही होती तो मनाजात बेवा या जो बात जो कही, इतना इम्पैक्ट है उस शायर से जिससे मिले नहीं हाली, उसका वो गैर मामूली असर ले रहे हैं। और गालिब और शिफ्ता जिनके साथ सुबह शाम का उठना बैठना था और जिसके लिए यादगार गालिब जैसी किताब भी लिख रहे हैं और गजल की मुखालफत भी कर रहे हैं, तो ये होती है देखिए अजमत और बड़कपन। तो मैं हाली को एक संगे मील मानता हूं, क्योंकि अगर हाली ने नज्म को रिवाइव न किया होता तो हमको आगे चलकर इकबाल जैसा बड़ा अजीम शायर हमको न मिल पाया होता। ये हाली की देन है और इसीलिए इकबाल भी हाली की इज्जत करते थे, एहतराम करते थे। और यही नहीं, सिर्फ कौमी शायरी या बरखा रुत या हुब्बे वतन जैसी नज़में ही नहीं मिलती, बल्कि अब यहीं से डायमेंशन शुरू होते हैं उर्दू नज़मिया शायरी के। कई नई धाराएं आके मिलने लगती हैं, जैसे अकबर इलाहाबादी तंज़ मिज़ाह की तरफ चले गए। गजल का सूफियाना शायर एकदम बरक्स जाके वो तंज़ मिज़ाह की तरफ चला जाता है। इस्माइल मेरठी ने बच्चों की शायरी की, सोचिए हमारा कितना सरमाया है। सुरूर जहानाबादी, चकबस्त लखनवी जैसे हमारे कौमी शायर थे। हमने मुद्दतों तो मीर अनीस की रसाई शायरी को भी अहमियत नहीं दी। अरे ये तो बिगड़ा शायर मरसिया गो है, यहाँ सिर्फ गिरिया है, यहाँ आउजारी है।
मीर ने अपनी शायरी का सिक्का बैठाला। एक ये भी रहा है, आलिया मसरूर ने अपने अकबरी पर, मुझे याद है मैं यूनिवर्सिटी में आ चुका था और जाफर रजा साहब ने एहतिशाम हुसैन मेमोरियल खुतबा देने के लिए आलिया मसरूर ने को बुलाया इलाहाबाद में, और अकबर की मानवियत के उन्वान से उन्होंने पेपर पढ़ा। तो उसमें ये शिकायत दर्ज की कि दुनिया के अदब में आप चले जाइए, हर जगह तंज़ो मिज़ाह की वही अहमियत है जो लव पोइट्री की है, ह्यूमरस पोइट्री की, ये सैटेरिकल पोइट्री की वही अहमियत है जो लव पोइट्री। यहां तक कि संस्कृत में भी देखिए जितने रस बने हैं, श्रृंगार रस, प्रेम रस, करुण रस, उसमें हास रस भी उसी के पैरेलल है। ऐसा नहीं कि हास को उन्होंने कहीं नीचे चौथे नंबर पे डाल दिया हो। लेकिन उर्दू शायरी की ये बदनसीबी रही कि उसने अवामी शायरी को कह दिया ये तो बाजारी शायर, उसने इस्माइल मेरेठी को ये कह दिया कि अरे ये तो बच्चों के शायर, उसने सुरूर जहानाबादी चकबत कर रही तो सस्ती कौमी जज्बाती शायरी है, उसने अकबर को भी किनारे ही लगा दिया था, ये अरे तो तंज़े मज़ाह, हंसो हंसी ठठोल की शायरी। अरे साहब, हंसी ठठोल की शायरी करना, बच्चों की शायरी करना या अवामी शायरी करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया के अदब में इनकी अहमियत है। अवामी अदब, कल्चरल पोइट्री की, प्रोटेस्ट पोइट्री की, एपिक पोइट्री की, दुनिया के अदब में भरा हुआ है मामला। लेकिन हमारी बदनसीबी यह है कि हमने खाना बंदी करके हमने कबीर को भी अपने दायरे से निकाल दिया, हमने जायसी को भी अपने दायरे से निकाल दिया, हम तो नजीर को भी निकालने के लिए लगे हुए थे। एक जगह बड़ी अच्छी बात कही है शाम साहब ने कि उर्दू की ये जो मियारी तहजीब परस्ती है, बल्कि मैं इसे तायुश पसंदी कहता हूं, उसने जहां कुछ थोड़े बहुत फायदे पहुंचाए, अच्छे खासे नुकसान पहुंचाए। तो अब जरूरत इस बात की है कि मैं इस मामले में शमसुर रहमान फारूकी की दाद देता हूं, तारीफ करता हूं कि जो जरा सोशो पॉलिटिकल पोइट्री पर कम बातें करते आए हैं, लेकिन अकबर के हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपने एक मज़मून में कहीं लिखा कि मैं अकबर को 5वां बड़ा शायर मानता हूं। यानी मीर गालिब इकबाल अनीस के बाद मुझे खुशी है कि अनीस भी शामिल है उसमें, कि 5वां बड़ा शायर अकबर को मानता हूं। मैं छठा शायर नजीर को मानता हूं, जो फारूक आज़म नहीं मानते। खैर वो उनकी अपनी राय है, लेकिन अकबर, आप सोचिए, जो एक आदमी जो आरिफाना शायरी कर रहा है, सूफियाना शायरी कर रहा है, अचानक वो तंज़ो मिज़ाह की, और तंज़ो मिज़ाह हंसी ठठोल वाला नहीं है, वो ऐसा तंज़ो मिज़ाह है कि जिसमें समाजी कदरें हैं, जिसमें सियासी उथल पुथल है, जिसमें रम्ज व कनाए हैं, जिसमें अहद का रज़मिया भी झलक रहा है और मरसिया भी झलक रहा है इसमें। इकबाल 20वीं सदी के सबसे बड़े शायर हुए, उनकी पुष्ट पर हाली और अकबर बहरहाल काम कर रहे थे, जिसका एतराफ और एहतराम खुद इकबाल करते हैं। अकबर की तकलीद में इकबाल ने इब्तिदान मज़ाहिया शायरी की, जिसके कुछ नमूने बांगे दरा के हिस्से में मिलते हैं, लेकिन फिर जल्द ही एहसास हो गया कि वो इस रंग में अकबर से आगे नहीं जा सकते, इसलिए जरा रास्ता हट गया। फिर यही वो दौर था जो सर सैयद का दौर था, और सर सैयद मुसलमानों की हिमायत में, उनकी खुशहाली और सलामती के लिए अंग्रेजियत और अंग्रेज की हिमायत कर रहे थे। तो अब देखिए ये होता है, गदर या कोई बड़ा हादसा होता है समाज में, तो ये हादसा होता है कि ये नजरियात का टकराव होता है। ये जो उबूरी दौर होता है किसी भी समाज का, ये था कि देखिए जब भी कोई ट्रांजिट पीरियड होता है तो आइडियोलॉजीज का, नजरियात का तसादुम होता है। एक तबका फिक्र कहता है कि अरे साहब सब कुछ भूल कर हमें अंग्रेज और अंग्रेजी वगैरह की हिमायत करनी चाहिए। दूसरा तबका अपनी इंतहा पसंदी का शिकार है कि नहीं, अंग्रेज से जितनी नफरत उतनी ही अंग्रेजी से भी नफरत, खबरदार कोई अंग्रेजी न पढ़ने पाए। इतना जोर था इस बात के लिए कि नजीर अहमद साहब को जब ने अंग्रेजी के तर्ज पर नावल लिखा तो लफ्ज नावल का इस्तेमाल मारे एहतियात के नहीं किया, जदीद किस्सा निगारी वाला कह के रह गए। बहुत बाद में शरर वाला ने नावल का लफ्ज इस्तेमाल किया। तीसरा तबका वो होता है कि जो दरमियान का रास्ता चाहता है
कि अंग्रेजी पढ़ने की हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन अपनी मशरिकी तहजीब को भुलाकर कुर्बान करके हमें मगरिब परस्ती नहीं करनी चाहिए। इस दूसरे तबके की नुमाइंदगी किसी हद तक अकबर कर रहे थे। अकबर ने इन नजरियात से ज्यादा कशमकश को पेश किया, अपनी आइडियोलॉजी नहीं ला दी, बल्कि जो उस वक्त की समाज की कशमकश थी, जो अवामी और समाजी जिंदगी में उथल पुथल थी। बकौल इत्शाम साहब ने अच्छी बात कही कि अकबर की शायरी वाकयात का सरसरी सपाट बयान नहीं पेश करती, बल्कि अक्सर यह वाकयात उनके तस्वुर जिंदगी से मुंसलिक होकर किसी बड़े ख्याल की बड़ी कड़ी बन जाती हैं। हम छोटी छोटी कड़ियों से बड़ी शायरी करते हैं, पर जरूरी नहीं है कि बड़ी शायरी के लिए कोई बहुत बड़ा फलसफा हो, बल्कि आवामी जिंदगी के जो पेचोखम हैं, जो सर्द गर्म हैं, अगर आप उनसे दर्दमंदाना तौर पर जुड़े हुए हैं, जैसे नजीर जुड़े थे, जैसे हाली जुड़े थे, जैसे अकबर जुड़े हुए थे, ऐसी समाजी अवामी कशमकश के लिए ही नज्म मुआविन हो सकती थी। ये इजहार गजल में नहीं हो सकता था, और यही वजह है कि अकबर गजल से मुराजअत करके नज्म की तरफ आए, क्योंकि वह हाली की नज्म की मकबूलियत देख चुके थे, वह आजाद की नज्मों की भी मकबूलियत और अंजुमन पंजाब में जो उनके खुतबे थे उन सब की मकबूलियत देख चुके थे, और उनको शायद ये भी एहसास था कि नज्म निगारी में वो नजीर या हाली से आगे नहीं जाएंगे। इसलिए उन्होंने तंज़ व मिज़ाह का रास्ता अख्तियार किया, और फिर वो जो आरिफाना या नासिहाना बात करना चाह रहे थे उसके लिए कोई कड़वा रास्ता नहीं अख्तियार कर सकते थे, कौन सुनता फिर उनकी। लिहाजा उन्होंने तंज़ मिज़ाह की नज्म की तरफ आए और तंज़ मिज़ाह का सहारा लिया। और तंज़ मिज़ाह जो है वो इतनी बुरी चीज नहीं है भाई। सुरूर साहब ने एक जगह लिखा है कि अदब की जामियत पुख्तगी तहदारी का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि उसमें हिस्से मिज़ाह और तंज के कितने और कैसे जवाहर मिलते हैं। हंसने हंसाने का जज्बा बड़ा फितरी होता है, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ, फ्राड ने कहा एक जगह कि हंसी जो है एहसास बरतरी की अलामत है। आप बड़े एहसासात से दो चार होते हैं। इसीलिए देखिए अकबर ने भी कहा था कि सर था मौसम, हवाएं चल रही थी बर्फबार, शाहिदे मानी ने ओढ़ा है जराफत का लिहाज। शाहिदे मानी ने, वो सिर्फ हंसी ठठोल नहीं कर रहे थे, बल्कि शाहिदे मानी को तंज मिजाह का लिबादा और लिबास पहना रहे थे। इसलिए अकबर की शायरी को हमें थोड़ा सा एक दूसरे ढंग से समझना होगा। जाहिर है कि जिस अवामी और समाजी कशमकश को लेके चल रहे थे वो वहां पर वो गजलिया उसलूब नहीं चल सकता था। जिस कदर इंतशार इख्तलाफ को समझने की वो कोशिश कर रहे थे। अकबर खुद अंग्रेजी पढ़ रहे थे और बेटे को भी अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, अंग्रेजियत और सर सैयद की मुखालफत भी कर रहे थे। दरअसल अकबर किसी फर्द या मर्द के खिलाफ नहीं है, बल्कि अंग्रेजी सियासत की चालबाजी के खिलाफ, होशियारी के खिलाफ है। किसी की तहजीब को खत्म करने का जो जज्बा होता है उसके खिलाफ है। तभी वो बार बार कहते हैं, नई तालीम से क्या वास्ता है आदमियत को, जनाबे डार्विन को हजरत आदम से क्या मतलब। अब हजरत आदम और डार्विन ये दो सिर्फ नाम नहीं है, दो तहजीब हैं, मशरिक की तहजीब और मगरिब की तहजीब। इंजन आया निकल गया जन से, सुन लिया नाम आग पानी का, बात इतनी और उससे ये तुमार, गुल है यूरोप की जाफिशानी का, इल्म पूरा हमें सिखाएं अगर, तब करें शुक्र मेहरबानी का। पूरा इल्म हमें सिखाएं। तो ये देखिए, ये सिर्फ तंज नहीं है, ये अकबर का दर्द बोल रहा है, अकबर का कर्ब बोल रहा है, और बदलती हुई कदरें और जिनको लेके हर हसास शायर के यहाँ जो छटपटाहटे हैं, जो बेचैनी है, इस्तराब है, एहसास है, शऊर है, वो अकबर के यहाँ बोल रहा है। अकबर क्या सिर्फ लतीफा गोई नहीं है, मजाक नहीं है, और ठठोल नहीं है, बल्कि आप देखिए कि पहुंचना दाद को मजलूम की मुश्किल ही होता है। कभी काजी नहीं मिलता, कभी कातिल नहीं मिलता। ये सब जानते हुए भी वो मदखूले गवर्नमेंट थे और जज भी हुए, लेकिन जाती और माशी जिंदगी कुछ और होती है और शायरी और दानिश्वरी कुछ और होती है।
दो शेर और देखिए। जो बात बताई जाती है वो क्या है, फकत बाजारी है। अब बाजार का लफ्ज देखिए, जो गालिब के यहाँ आया था, ले आएंगे बाजार से जाकर दिलो जहां। और ये जो बाजारवाद जो आज बहुत छा गया है, मार्केट कल्चर, जिस पर गालिब ने भी तंज किया, और अब ये भी कह रहा है, देखिए जो बात बताई जाती है वो क्या है, फकत बाजारी है। जो अक्ल सिखाई जाती है वो क्या है, फकत सरकारी है। यानी सिर्फ सरकारी और बाजारी, जैसा आज भी हो रहा है। देखिए, या तो हम मार्केट कल्चर का शिकार हैं, हम अपनी पसंद और नापसंद भूल चुके हैं। हमें जो टेलीविजन, जो इश्तिहारात दिखाए जाते हैं, हम वही साड़ी खरीदते हैं, वही कोट और स्वेटर खरीदते हैं, वही जेब आराइश और साइज के सामान खरीदते हैं, वही सिगरेट, वही साबुन। हमारी अपनी राय खत्म हो गई। ये शायर कि पुरानी रोशनी में और नई में फर्क इतना है, उन्हें कश्ती नहीं मिलती, इन्हें साहिल नहीं मिलता। तो आप देखिए क्या बलीग इशारे। अकबर की ये जो बलागत है वो महज सर सैयद की मुखालफत से नहीं है या सर सैयद के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरा जो जमाना करवट ले रहा है, पूरी जो तहजीब बदल रही है। अच्छी बात यह है कि गालिब की तरह अकबर नहीं थे, गालिब तो उस नई तहजीब का वेलकम भी कर रहे हैं। कलकत्ता जाते हैं तो वहां बस देखते हैं, सड़क देखते हैं, अखबार देखते हैं, वेलकम भी करते हैं, और वेलकम अकबर भी कर रहे हैं। अकबर कोई पढ़ने में कोई किसी तरह का कोई मतलब खुद पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन वही ना कि सर्द था मौसम, हवाएं चल रही थी बर्फबार, शाहिदे मानी ने ओढ़ा है जराफत का लिहाज। क्या जबान पर हैरत अंगेज कुदरत थी। जबान और बयान से शायरी जरूर होती है, बगैर वो एक मीडियम होता है, बहुत ही प्राइमरी और बहुत ही इंप्रेसिव मीडियम होता है जबान, लेकिन हर वो लफ्ज आईने माकूस बन जाएं और एकदम आईने की तरह मुल्क और माशरे के हालात नजर आने लगे, ये गजल में मुमकिन नहीं। ये हाली और आजाद की नज्म में भी मुमकिन नहीं था, ये या तो नजीर की नज्म में मुमकिन था या अकबर इलाहाबादी की नज्म में मुमकिन था। तब्दीलियों पर मुस्बत और मनफी दोनों तरह की वो नजर रखते थे, लेकिन मुस्बत का इस्तकबाल भी करते हैं, लेकिन तहजीबी जो बदलाव उस पर अकबर की जो तकलीफें थी और जो छटपटाहटें थी वो अकबर के यहाँ नजर आता है। ये और फिर पूरी दर्दमंदी है, नजरिया साजी है और तंज मिजाह की चाशनी भी है। अकबर कोई बड़े मुफक्किर और दानिश्वर नहीं थे, फिलासफर नहीं थे, जैसे इकबाल थे, जैसे गालिब थे, कहीं कोई दावेदारी भी नहीं, लेकिन एक हसास शायर थे और तहजीब शनास थे। देखिए तहजीब शनासी भी बहुत अजीब और गरीब शय होती है। हमने ये इकबाल और गालिब के यहाँ भी जो भी नहीं मिलती, जो हमारे जो सफ़े दोएम के शोरा के यहाँ मिलती है। एक बार मैंने फिराक गोरखपुरी से पूछा कि आप मीर के इतने कायल हैं, गालिब के इतने कायल हैं, लेकिन मीर पर एक मजमून भी आपने नहीं लिखा, गालिब पर एक छोटा मोटा आपने लिख दिया, और लिखते किस पर हैं कि उनकी किताब है अंदाजे, उसको मुलाहिजा कीजिए, उसमें हाली पर मजमून है, उसमें मुसफ़ी पर मजमून है, उसमें ज़ौक़ पर मजमून है और दूसरों पर मजमून है, अब्दुल हलीम शरर पर मजमून है। तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि आपने सफ़े दोइम के शुअरा पर ही क्यों लिखा, सफ़े अव्वल के शायरों को? तो इधर उधर की बात करने के बाद फिर मैंने जब सवाल किया तो कहने लगे कि तहजीब शनासी और सकाफत के जितने जलवे और नमूने सफ़े दोइम की शायरों में मिलते हैं वो सफ़े अव्वल क्या नहीं मिलते। सफ़े अव्वल क्या आपको आफाकियत मिल जाएगी, आलमियत मिल जाएगी, इंसानियत मिल जाएगी, लेकिन सफ़े दोइम के यहाँ आपको जमीनी हकीकत मिलेगी, सकाफत मिलेगी, अर्जियत मिलेगी आपको। और इसीलिए वो कहते थे कि मैं प्रेमचंद को इसलिए पसंद करता हूँ, नजीर को इसलिए, नजीर बानी जैसी किताब लिखी, सोचिए था गजल का शायर और नजीर बानी जैसी किताब लिख रहा है। वो सिर्फ इसलिए, और बड़ा खूबसूरत जुमला कहते थे कि मियाँ प्रेमचंद का जिक्र करें या और चकबस का जिक्र करें दोस्तों, कि दो बातें मुझे याद आ रही हैं, जरा वक्त लगेगा लेकिन मैं दोहरा देता हूं। एक बार उन्होंने चकबस के लिए कहा था कि वतन परस्ती सिर्फ इतनी काफी नहीं कि आप वतन में रहते हो,
इसके लिए उससे ज्यादा जरूरी है कि वतन भी आपके दिलो दिमाग में रहता हो, तब चकबज़ जैसी आप शायरी कर पाएंगे। इसी तरह से वो हमारे ये इन शायरों के बारे में, अकबर के बारे में भी कहते हैं, तो दूसरों शायर के बारे में, मुस्तफी के या ज़ौक़ के बारे में, कि और प्रेमचंद के बारे में खास तौर पर, मियाँ मुकामियत से ही आफाकियत का सफर तय होता है। जो जहां का है अगर वहीं का नहीं है तो फिर कहीं का नहीं है। आप देखिए वार एंड पीस में आपको मुकामियत मिलेगी, इलियट के यहाँ भी आपको मुकामियत मिलेगी और दूसरे शोरा के यहाँ भी मिलेगा। हम मुकामियत से घबराते हैं, हम मुकामियत से, सकाफत से, अर्जियत से घबराते हैं, जबकि वहीं से आफाकियत के अखवे फूटते हैं। अकबर का सबसे काबिल कद्र जो पहलू है कि उन्हें अपनी मशरकी तहजीब से इश्क था, अगरचे इस तहजीब में भी ऐब थे और तायुश पसंदी थी, जागीरदाराना ऐशो आराम था, वो सब था और उसका इतराफ भी करते थे, लेकिन फिर भी कहते थे कि इनमें मशरकियत तो है, इसमें मोहब्बत है, इसमें अपनापन है और इसमें खुसरू और कबीर और नानक का जो हमाओस का फलसफा है ये उसमें रचा बसा है। अब यही वजह है कि आप अकबर की शायरी में कॉलेज, काउंसिल, कमेटी, चर्च, मस्जिद, मंदिर, जुम्मन, बुद्धू, रमजानी, मौलवी, मुल्ला, ब्राह्मण सभी आप देखेंगे। पूरी जैसे कायनात रच बस गई है अकबर की, और ये कायनात से एक फर्द के नाम नहीं बल्कि एक हर फर्द अपने पूरे अलामाती सोदो साज के साथ अकबर के यहाँ आता है। पूरे कल्चरल प्रेजेंटेशन है। जुम्मन का मतलब सिर्फ एक जुम्मन आदमी नहीं बल्कि पूरा तबका को रिप्रेजेंट कर रहा है। रमजानी, बुद्धू, सैयद, सैयद की तरफ भी, अब सैयद आप सैयद भी कह सकते हैं, और सैयद आला तबके की भी अलामत थी कि ये सारा पूरा जो अकबर के यहाँ निजाम है इस्तिलाहों का, हर्फ और लफ्ज का, मुरक्कबात का, इस्तिलाहात का, और फिर सबसे बड़ा कमाल जिसके जादू में हम सब खो जाते हैं और वो ये कि अकबर ने अंग्रेजी के अल्फाज को जिस तरह रदीफ और काफिये में नगीने की तरफ फिट किया, वो उर्दू का कोई शायर ऐसा नहीं कर पाया। हर्फ पढ़ना पड़ा है टाइप का, पानी पीना पड़ा है पाइप का, पेट जलता है आंख आई है, अब आई का मजा लीजिए इसमें, पेट जलता है आंख आई है, शाह एडवर्ड की दोहाई। अब देखिए ये पाइप और टाइप, ये उसको इसको इन्होंने पूरा काफिया बना दिया। ये कितनी बड़ी बात है। आगे इंजन के डीन है क्या चीज, भैंस के आगे बीन है क्या चीज। अब डीन और बीन और इंजन, मजा है स्पीच में, डिनर में, खबर भी छपती है पायनियर में। मजा है स्पीच में, डिनर में, खबर भी छपती है पायनियर में, फलक की गर्दिश के साथ ही साथ काम यारों का चल रहा है। तो अजीजों और दोस्तों, अकबर पर बहुत देर तक बातचीत की जा सकती है। अकबर के ऐसे कमालात हैं ज़बान और उसलूब की सतह पर भी, हर्फ और लफ्ज़ की सतह पर, और फिक्र और ख्याल और फिक्र और नज़र की सतह पर। उनकी गज़लिया शायरी जो सूफियाना शायरी है वो, जिसको मैं एक हिस्से में रखता हूँ, और उनकी जो नज़मिया शायरी है जो नज़ीर से लेकर हाली तक के रवायत का एक निहायत मुअस्सर और मुनज़्ज़म एक तरह से एक्सटेंशन है, तौसी है। अकबर, इसीलिए इकबाल जैसा आदमी भी अकबर की कदर करता था, हाली की कदर करता था। इकबाल जैसे फिलोसफर नहीं थे हाली और ना अकबर, लेकिन उसके बावजूद जो इकबाल जैसा आदमी कदर कर रहा है, तो इससे अंदाजा लगाइए कि हमारी शायरी को जितने डायमेंशन दिए, जितनी कलरफुलनेस दी, जितनी रंगारंगी दी, जितनी हमा जहती अता की इन शायरों ने, हमने मगर वही मीर गालिब मोमिन दाग, उससे आगे हम सोचने को तैयार नहीं। लेकिन अब वक्त आ गया है, हम आज याद कर रहे हैं अकबर को, तो याद करने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ अकबर की अजमत के हम बखान करें, बल्कि हम इस डायमेंशन से भी सोचें कि अकबर ने शायरी को एक इतना बड़ा डायमेंशन दिया, सैटारिकल और ह्यूमरस पोएट्री का, कि आज भी अकबर से आगे कोई जा ना सकता। अकबर के बाद भी बड़ी शायरी हुई है तंज़ मिज़ाह की, और अकबर ने पूरा एक दबिस्तान खड़ा कर दिया जिसके चेयरमैन डायरेक्टर खुद अकबरी इलाहाबादी हैं और बाकी सब उनके। इसी तरह से अवामी शायरी जो हमारी नज़ीर अकबर आबादी करते,
हाली उसके एक्सटेंशन है। इसी तरह से एपिक पोएट्री में जो हमारा मरसिया हमारे अनीस और अबीर कर गए, आज जोश जमीन तक फैला हुआ है। इसी तरह था सुरूर जहान आबादी और चकबस जिस तरह की शायरी कर गए। इसी तरह इस्माइल मेरठी जो बच्चों की शायरी करते गए, ये सब हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे शोरा हैं, इनका खून जिगर, इन सब ने उर्दू शायरी की परवरिश की है, उसकी आबियारी की है, उसको सींचा है। इनमें सब मिला के जितने मैं नाम ले रहा हूं, अकबर जैसा सजीला, अकबर जैसा अलबेला, अकबर जैसा नुकीला शायर उर्दू शायरी में नापैद है, अभी तक तो नहीं है और आइंदा भी उसके इम्कानात नहीं हैं। आज उनकी यौम पैदाइश पर हम अपने महबूब शायर को, अपनी इस अजीम शायर को याद करते हैं और खराज अकीदत पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम, बहुत सही बात आपने कही और इतने अपने ज़ीवकार खुतबे से हम सबको सरफराज किया। बहुत सी बातें बहुत अच्छी और अकबर इलाहाबादी के बारे में आपके जरिए हम लोग तक पहुंची, बहुत इल्मी गुफ्तगू रही और बहुत सही आपने कहा कि अकबर के यहाँ मकामियत है और मकामियत से ही हम आफाकियत तक पहुंचते हैं। इसीलिए इकबाल जैसे बड़े शायर ने भी कहा था कि तू अगर मेरा न बन अपना तो बन। बहुत बहुत शुक्रिया फातमी साहब। हाज़रीन, हमारे लिए, हम सब के लिए ये बहुत एजाज की बात है, सभी उर्दू वालों के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान वालों के लिए, कि मिस्र जैसे तारीखी अहमियत के हामिल अजीमुशान खत्ते से आज हमारी ज़बान उर्दू के माहिर मौजूद मोहतरम जनाब प्रोफेसर यूसुफ आमिर साहब बतौर मेहमान खुसूसी हमारे बीच तशरीफ फरमा है। आपने मोहतरमा प्रिंसिपल साहबा से आपका तफसीली तारुफ सुना कि कितनी गिरा कद्र और कितनी काबिल और इल्मी शख्सियत के मालिक हैं आप, अगरचे आपकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं। मैं नहायत मुअद्दबाना आपसे इल्तिमास करूंगी कि आप अपने खुतबे से हमें सरफराज फरमाएं। ज़ौ से उस खुर्शीद के अख्तर मेरा ताबिंदा है, चांदनी जिसकी गुबारे राह से शर्मिंदा है। मोहतरम जनाब प्रोफेसर यूसुफ आमिर साहब, वाइस चांसलर अल अजहर यूनिवर्सिटी इजिप्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बड़े भाई और उस्ताद मोहतरम सदर जलसा प्रोफेसर डॉक्टर अली अहमद फातमी साहब, प्रोफेसर शबनम हमीद साहिबा सदर शोबे उर्दू, मोहतरमा तजीन एहसानुल्लाह साहिबा मैनेजर हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज इलाहाबाद, डॉक्टर नासिहा साहिबा, डॉक्टर यूसुफा नफीस साहिबा प्रिंसिपल, वेबिनार के मुअज़्ज़ज़ शुरका ख़वातीन व मर्द हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अब प्रोफेसर डॉक्टर अली फातमी साहब के बाद हम क्या कहेंगे? मेरा ख्याल ये इतना काफ़ी है कि हमने बहुत मज़मून सुना, तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि आप साहिब को यानी प्रोफेसर डॉक्टर अली अहमद फातमी साहब को हमेशा तौफीक अता फरमा दे। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर असलम जमशीदपुरी साहब हमारे दोस्त और हमारे भाई और तमाम मरीजों को जल्दी शिफा दे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरी अहम बात है कि मैं शोबे उर्दू हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज इलाहाबाद के तमाम जिम्मेदारान और असातिज़ा का तहे दिल से ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे इस वेबिनार में शिरकत करने के लिए मदऊ किया और तमाम दानिश्वर और प्रोफेसर से मुस्तफ़ीद होने का मौके फराहम किया।
حضرات گرامی، یہ ویبینار اردو زبان و ادب کی خدمت اور اس کی بیرونی ممالک پھیلنے کے سلسلے میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح مختلف ملکوں میں ہندوستانی ثقافت و تہذیب کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ ویبینار ثقافتی اور علمی رابطے اور ان تمام اردو اسکالرز اور اساتذہ کے درمیان مختلف تجربات کے تبادلوں کے تعلق سے بہت ہی اہم ہے، جو مختلف معلومات اور ثقافتوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سب حضرات کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ حضرات گرامی، اردو زبان ہندوستان میں پیدا ہونے والی ایک ہندوستانی زبان ہے، جو آگے چل کر بر صغیر ہند و پاک میں از خود پھیلی اور عام ہوئی۔ یہ بر صغیر ہند و پاک کی اہم زبانوں میں ایک ہے، جو وہاں کے افراد کی شخصیت تشکیل دیتی ہے۔ اس زبان نے برصغیر ہند و پاک کے تہذیب و ثقافت اور اس کے مختلف قسم کے علوم و معارف کی حفاظت کر کے برصغیر کی شناخت، اقدار اور روایت اور اس کی قدیم و جدید تاریخ کو تحفظ فراہم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اور اب یہ زبان برصغیر ہند و پاک کی تہذیب و ثقافت دنیا کے مختلف ملکوں میں عام کرنے میں سرگرم عمل ہے۔ چنانچہ یہ زبان دنیا کی بہت سی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر صرف مصر کی 6 سرکاری یونیورسٹیز میں اردو زبان کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ BA، MA، MPhil اور PhD کی سطح تک جاری ہے، جن میں دنیا کی ایک قدیم ترین یونیورسٹی ازہر بھی شامل ہے، جس کی طرف نسبت کا شرف مجھے بھی حاصل ہے۔ چنانچہ یہ زبان ازہر یونیورسٹی کی بوائز اور گرلز دونوں برانچوں میں پڑھائی جا رہی ہے۔ اس مناسبت سے میں حمیدیہ گرلز ڈگری کالج الہ آباد کے شعبۂ اردو کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ اس نے نوائی اردو کے عنوان سے ماہ رواں کی 10 تاریخ سے تا 16 تاریخ تک، یعنی آج تک 6 روزہ کانفرنس کا انتظام انصرام کیا، اور مجھے شرف بخشا کہ میں اس کے اختتامی جلسے میں گفتگو کروں۔ اس کانفرنس کا ایک انتہائی اہم پہلو یہ ہے کہ یہ لگاتار 6 دنوں تک جاری رہی، اور اس دوران شرکائے کانفرنس نے اہم موضوعات اور اردو زبان کی ایسی قدر آور شخصیتوں کے بارے میں گفتگو کی جن کا صرف ہند و پاک کے اندر ہی نہیں
बल्कि उसके बाहर भी उर्दू ज़बान व अदब को फ़रोग़ देने में बड़ा किरदार है। चुनाचे इस वेबिनार के इफ्तिताह के दिन योम इक़बाल मनाया गया। 11 नवंबर को योम उर्दू और योम अबुल कलाम आज़ाद की महफिल सजाई गई। 12 नवंबर को योम इस्माइल मिलिट्री का एहतमाम किया गया। 13 नवंबर का दिन गालिब के लिए तकरीबन मखसूस किया गया था। 14 नवंबर को उर्दू सहाफ़त मौज़ूए गुफ्तगू रही। 15 नवंबर का दिन उर्दू ज़बान व अदब के हिस्से में आया और आज 16 नवंबर को अकबर इलाहाबादी के कुछे में उनकी यादें ताज़ा की जा रही हैं। हज़रात ग्रामी, अकबर इलाहाबादी ने मशरिकी शनाख्त और अक़दार के हिफाजत करने की दावत दी। अकबर इलाहाबादी ने मशरिकी शनाख्त और अक़दार की हिफाजत करने की दावत दी और मग़रिब नवाज़ी की मुखालफत की। और हकीकत तो यह है कि अकबर इलाहाबादी की इस दावत को सिर्फ बर सगीर हिंदू पाक ही में पज़ीराई नहीं मिली, बल्कि उसकी गूंज मुख्तलिफ अरब मुल्कों में भी सुनाई देने लगी। अकबर इलाहाबादी के बाद अल्लामा इकबाल ने भी मगरिब परस्ती के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन इस मुखालफत में शिद्दत इख्तियार करने के बजाय इन्होंने फ़लसफ़े की मदद से ज़्यादा गहराई में जाकर मग़रिबी मुआशरे की दाखिली तज़ादात को समझा। मगर अकबर इलाहाबादी ने गहराई में जाने के बजाय आम इस्तेमाल की मग़रिबी चीज़ों, अंग्रेज़ी तालीम और अंग्रेज़ों की मुलाज़मत वग़ैरह को तंज़ का निशाना बनाया। ये भी बहुत बड़ा फ़न है। हज़रात ग्रामी, आज जबकि साइंस टेक्नोलॉजी की तरक्की की बदौलत दुनिया एक बस्ती की मानंद हो चुकी है, इस बात की अशद ज़रूरत है कि हम अपनी शनाख्त, अक़दार और रिवायात की पूरी तरह हिफाजत करें और मग़रिब वग़ैरह की इन चीज़ों से खूब इस्तिफ़ादा करें जिनसे हमारी शनाख्त और कदरों पर कोई आँच ना आए। हज़रात ग्रामी, जैसा कि प्रोफेसर फातमी साहब ने फरमाया और सच फरमाया है कि अकबर इलाहाबादी क़दामत पसंद नहीं थे, ये बिल्कुल सच है। इसलिए कि अकबर इलाहाबादी का एक पैगाम ये था कि हर कौम अपनी शनाख्त और अपनी कदरों की हिफाजत करती रहे ताकि वो अपनी माजी से दूर ना रहे, अपने माजी से गायब न हो जाए, अपनी तारीख से मुनक़ते न हो जाए, अपने आबा व अजदाद से मरबूत रहे। और सच ये है कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से हर मुल्क में
ہمیں کئی اکبر الہ آبادی کی اشد ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور ڈاکٹر یوسفہ نفیس صاحبہ اور ڈاکٹر ناصحہ صاحبہ اور آپ سب حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے اس اہم ترین ویبینار میں شرکت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس لیے میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو زندگی کے ہر میدان میں توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ محترم جناب یوسف عامر صاحب، اور بہت بڑی بات آپ نے کہی کہ بالکل سچ ہے کہ آج کے جو نامساعد حالات ہیں ان میں صرف ہندوستان کو ہی نہیں، بہت سے مشرقی ممالک کو اکبر الہ آبادی جیسی شخصیت کی ضرورت ہے۔ ہمارا یہ پروگرام اختتام کی منزل پر پہنچ رہا ہے، اور ہمارے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ آپ جیسی بزرگ و برتر شخصیت، آپ جیسی ذی علم شخصیت ہمارے بیچ آئی، اور ہمارے پروگرام کی ستائش کی۔ یہ ہفتہ وار پروگرام جو ہم نے کیا، اس میں یہ 7 دنوں تک مسلسل ماہرین کی جو تقریریں ہوئیں، اس کے علاوہ طلباء و طالبات کے پروگرام بھی ہم نے کرائے، جس میں طلباء و طالبات کے افسانوی نشست، شعری نشست، اردو کوئز، اور کل خطاطی کے نمونے نقوش اقبال کی شکل میں اقبال کے اشعار کو پیش کیے گئے۔ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے طلباء و طالبات تک فروغ اردو کی باتیں پہنچ سکیں، اور وہ بھی اس میں دلچسپی پیدا ہو ان کے اندر، کیونکہ اردو صرف ایک زبان کا نام نہیں ہے، اردو ایک پوری تہذیب ہے، اور اس تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے ہم نے نوائے اردو کی آواز اٹھائی ہے۔ ایک بار ہم پھر تہہ دل سے شعبہ اردو کی جانب سے، شعبہ اردو کی بزم ادب کی جانب سے، حمیدیہ گرلز ڈگری کالج کے انتظامیہ کی جانب سے، پرنسپل ڈاکٹر یوسفہ نفیس کی جانب سے، محترمہ مینیجر صاحبہ کی جانب سے آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری اس محفل میں شریک ہوئے اور اپنے پروقار خطبے سے ہمیں نوازا۔ بہت بہت شکریہ۔ اب اس جلسے کی آخری منزل میں میری اپنے شعبے کی ایسوسیٹ پروفیسر محترمہ زرینہ بیگم صاحبہ سے درخواست ہے کہ وہ رسم تشکر ادا کریں۔ محترمہ زرینہ بیگم صاحبہ۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ میں بزم ادب شعبہ اردو حمیدیہ گرلز ڈگری کالج کی جانب سے آج کے اختتامی جلسے کے مہمان خصوصی عزت مآب پروفیسر یوسف عامر صاحب، شیخ الجامعہ الازہر یونیورسٹی مصر کا بصمیم قلب شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے۔ آپ نے جو فکر انگیز خیالات پیش کیے، یقیناً ہمیں اس سے مستفیض ہونے کا موقع ملا، اور یہ ہمارے لیے بہت پرمسرت لمحہ تھا۔ یہ ہماری خوش بختی تھی کہ آپ جیسی شخصیت سے ہم روبرو ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمیں اس موقع پر بہت افسوس ہے کہ ہمارے آج کے جلسے کے خصوصی مقرر محترم المقام پروفیسر شمس الرحمن فاروقی صاحب اپنی طبیعت کی علالت کے سبب شریک نہ ہو سکے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں جلد از جلد شفا یاب کرے اور ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے۔ میں اپنے صدر کے اس انجمن کے جلسے کے صدر استاد محترم قابل ذی وقار پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب، سابق صدر شعبہ اردو الہ آباد یونیورسٹی کا بصد احترام عمیق دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ نے اپنی شرکت سے ہمارے پروگرام کو اعزاز بخشا
اور اکبر الہ آبادی کے حوالے سے جو گفتگو کی، یقیناً علم افزا گفتگو تھی، ہمیں فیضیاب ہونے کا موقع ملا. بہت بہت شکریہ. میں اپنی قابل قدر اعزازی مہمان ہماری مینیجر محترمہ تزین احسان اللہ صاحبہ کی از حد ممنون ہوں، جنہوں نے ہماری ادنا کاوشوں کو ہمیشہ حوصلہ بخشا، ہمیں اپنی دعاؤں کا مستحق سمجھا، اور جس کی بنا پر ہی آج ہم ایسے پروگرام آراستہ کر سکے. ہم ان کی اس شرکت پر بے انتہا مسرت کا اظہار کرتے ہیں اور بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. میں اپنی قابل صد عزت پرنسپل محترمہ ڈاکٹر یوسفہ نفیس صاحبہ کی انتہائی شکر گزار ہوں. پروگرام کے انعقاد کے آغاز تا اختتام آپ نے جس طرح ہمیں اپنا حوصلہ بخشا اور پرخلوص تعاون دیا، اپنی پرجوش موجودگی سے ہمیں تقویت بخشی، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. بہت بہت شکریہ. میں شعبہ اردو کی جانب سے بین الاقوامی نوجوان اسکالرز انجمن یو پی کا دل کی گہرائیوں سے پرخلوص شکریہ ادا کرتی ہوں، جن کے اشتراک سے ہم اپنے پروگرام نوائے اردو کا انعقاد کر سکے اور اس منزل تک پہنچ سکے. بہت بہت شکریہ. میں اس وقت پورے ہفتے ہمارے پروگرام میں ملک اور بیرون ملک سے جن لوگوں نے بھی شرکت کی، ہمارے معزز ناظرین و سامعین، معزز دانشوران، اساتذہ، عزیز طلباء و طالبات، سبھی کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ سب کی موجودگی ہمارے لیے باعث مسرت تھی. بہت بہت شکریہ. میں ڈاکٹر لئیق رضوی صاحب جو ہمارے بڑے بھائی کی طرح بھی ہیں، میں ان کی شرکت سے بھی بے حد اس وقت تقویت محسوس کر رہی ہوں. آپ کی موجودگی بھی ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے. بہت بہت شکریہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ناصیہ باجی کا بہت بہت شکریہ، جنہوں نے پورے ہفتے مجھے ایک خوبصورت ذمہ داری سے سپرد کی تھی، رسم تشکر کی. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ غرینہ. اور اب ہمارا پروگرام اختتامی منزل پہ پہنچ رہا ہے. آپ سب کے اور خصوصی طور پہ محترم جناب پروفیسر یوسف عامر صاحب کے اور محترم جناب پروفیسر علی احمد صاحب کے شکر گزار ہیں کہ علی احمد صاحب نے اس وقت جبکہ محترم جناب فاروقی صاحب بستر عدالت پہ آ گئے اور وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں اسکارٹ میں، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے، اس وقت ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے درمیان شامل ہوئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یہ ہمارے بزم ادب کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہونے والے نوائے اردو کا جو مقصد ہے کہ اردو کا شجر پھولے پھلے، کیونکہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، ہنوز یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ گیس ہوئے اردو ابھی منت پذیری شانہ ہے، شمع یہ سودائی یہ دل سوزی یہ پروانہ ہے. ابھی ضرورت ہے پروانوں کی اردو کی. تو اس لیے ہم یہ محفل آراستہ کرتے ہیں، اور میرا خاص طور پہ طلباء و طالبات کے لیے پروگرام ہے کہ نشاط دید و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. ابھی ہمیں اردو کے لیے بہت کام کرنا ہے اور آگے لے جانا ہے. اور اس سب کے ساتھ ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. محترمہ پرنسپل صاحبہ اجازت ہے میٹنگ اینڈ کرنے کی؟